So hello, hi everyone, क्या हाल चाल। माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू मोशन 678। सो भैया, जिस घड़ी का आप लोगों को काफी दिन से इंतजार था वो वीडियो आज चैनल के ऊपर आ गया है। यानी कि आज के इस क्लास में, आज के सेशन में आप और मैं मिल करके क्लास 8 जो हमारी नई एनसीईआरटी है उसका जो कॉलोनियल एरा इन इंडिया नाम का चैप्टर है उसका पार्ट 2 आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। प्रीवियस सेशन के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा फ्रेंच के बारे में, डच के बारे में कि किस तरीके से वो लोग इंडिया आए, क्या क्या चीजें उन्होंने करी। आज के इस वीडियो में, आज के सेशन के अंदर आपके गौतम भैया आपको बताएंगे कि भैया भारत आकर के अंग्रेजों ने क्या कुछ तूफान मचाए। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, पिंड कमेंट के अंदर भी लिंक है, साथ ही साथ ऊपर भी यहां पर ये घूमता हुआ दिख रहा होगा। तो फटाफट से जाएं, पहले पार्ट 1 देखें और चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो का लिंक और नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भैया, बिना टाइम वेस्ट करे। सो देखिए गाइस, जब हम यहां पर बात करते हैं अंग्रेजों की, तो आप सब लोगों को पता है कि भारत के ऊपर अंग्रेजों ने लगभग 200 इयर्स तक रूल यहां पर करा। और इन 200 सालों के अंदर जब भारत के ऊपर अंग्रेजों ने रूल करा तो भारत की इकोनॉमी, भारत की सोसाइटी, भारत के कल्चर को तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश करी। तो हम वही सब देखेंगे कि अंग्रेज कैसे भारत आए, क्या इनका शुरुआत में मोटिवेशन था और किस तरीके से ये लोग आगे चल करके भारत को रूल करने लगते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत तो इनकी भी एज अ ट्रेडर ही होती है। हम क्या देखते हैं बच्चा कि ये जो अंग्रेज भी जब भारत आए तो इनका शुरुआत में मेन मकसद क्या था? मेन मकसद इनका व्यापार करना ही था। शुरुआत के अंदर ये एक ट्रेडिंग ग्रुप के तौर पर ही इंडिया आए थे। हम देखते हैं कि आगे चल करके फिर ये खुद को एक इंपीरियल पावर के तौर पर एस्टैब्लिश कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए तो उस टाइम पर जो इंग्लैंड की क्वीन थी उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ वन। ये क्वीन एलिजाबेथ वन से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत के लिए व्यापार करने के लिए आई तो ये वहां से परमिशन लेकर के आई थी कि भैया हम भारत जब व्यापार करने जाएंगे तो हमारी महारानी हमें यह परमिशन दे कि हम अगर भारत के अंदर कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो हम वहां पर अपनी आर्मी बना सकें। हम वहां पर शुरुआत में तो एज अ ट्रेडर ही जाएंगे, बट धीरे धीरे देखते देखते हमने क्या देखा कि भैया ये लोग शुरुआत में तो एज अ व्यापारी ही आए, एज अ ट्रेडर ही आए, बट धीरे धीरे करके इन लोगों ने खुद को भारत के कल्चर, भारत की सोसाइटी के अंदर मिलना जुलना शुरू कर दिया। ये देखने लगे, समझने लगे कि भैया कहां पर क्या हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो 17th सेंचुरी में इन्होंने शुरुआत में जो अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह खोली, यानी कि जहां पर ये व्यापार करते थे वो थे इलाके सूरत के, मद्रास के, बॉम्बे के, कलकत्ता के। तो शुरुआत में इन लोगों ने धीरे धीरे अपनी पकड़ कहां पर बनाई? सूरत के अंदर, मद्रास के अंदर, बॉम्बे के अंदर, कलकत्ता के अंदर। हालांकि कभी कभी वहां के लोकल रूलर्स के साथ इन लोगों को थोड़ा बहुत लड़ना पड़ जाता था, बट हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि भारत के अंदर शुरुआत से ही जो फॉरेनर्स थे वो व्यापार करने के लिए आते थे। इंडिया शुरुआत से ही व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट था। तो हमारे राजा महाराजाओं ने इन्हें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी और ये धीरे धीरे करके भारत के समाज को, भारत की पॉलिटिक्स को, भारत के राजा महाराजाओं को समझने लगे, क्योंकि इनका शुरुआत से ही एक बिगर एस्पिरेशन था कि भैया हम क्या करेंगे, हम भारत के ऊपर रूल करेंगे, हम भारत के अंदर एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश करेंगे। तो हम क्या देखते हैं बच्चा जी कि शुरुआत में तो ये व्यापार करने ही आए थे, ट्रेड करने ही आए थे, और शुरुआत में जब ये आए थे तो इनके अंदर ही इनके एस्पिरेशंस थे। इनका टारगेट था कि भैया हमें पहले शुरुआत में भारत के सोसाइटी, भारत के कल्चर के बारे में जानना है, भारत की पॉलिटिक्स के बारे में जानना है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमें मौके मिलेंगे हमें खुद को भारत के अंदर एज अ पॉलिटिकल पावर एस्टैब्लिश करना है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं बच्चा? अब हम यहां पर देखेंगे कि जब ये भारत आए तो भारत के लोकल राजा महाराजाओं के साथ इनके क्या संबंध रहे, किस तरीके से क्या कुछ चीजें यहां पर रही। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का लिंक गिवन है, उस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चा जी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कॉमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इनकी स्ट्रैटेजी की।
तो देखिए, हमारे भारत के अंदर भारत के लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हम लोग जैसे आज बटे हुए हैं रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, उस टाइम पर भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं बटे हुए थे। और उसी डिवीजन का फायदा इन अंग्रेजों ने भी उठाया विद देयर स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने क्या करा? अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी को यहां पर फॉलो करा। हम यहां पर देखते हैं कि इन लोगों ने नोटिस करा, इन लोगों ने देखा कि भैया भारत के अंदर कौन ऐसे लोग हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, और इन्होंने धीरे धीरे करके साइड लेने शुरू कर दिए। यानी कि ये क्या करने लगे? ये अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का इस्तेमाल करने लगे। और इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अंदर जो भारत के अंदर रूलर्स होते थे, राजा महाराजा होते थे, उनमें जो छोटी मोटे डिस्प्यूट्स होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, ये वहां पर क्या करते थे? उन टेंशन्स का फायदा उठाते थे और खुद को वहां पर अपने आप को ज्यादा एक तरीके से फायदे की सिचुएशन में रखते थे। मान करके चलो एग्जाम्पल के तौर पर कि भैया टीपू सुल्तान और मराठास के बीच में टेंशन है, तो उन्होंने क्या करा? इन्होंने जाकर के मराठास का हाथ पकड़ लिया कि भैया हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए भैया। तो ठीक है जी। अब मान करके चलो कि हैदराबाद का जो निजाम था उसके बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में टेंशन है, तो ये वहां पर भी आ गए हैदराबाद के निजाम के पास कि अरे निजाम साहब काहे टेंशन लेते हो, ये टीपू को तो हम संभाल लेंगे, आप बस हमें ये साथ दे देना, आप अगर जीत जाओगे तो आप हमें ये एरिया दे देना व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो इस तरीके से जो इंडियन लोकल रूलर्स के बीच में टेंशंस थी, उन टेंशंस का इन्होंने फायदा उठाया, और जो रॉयल फैमिलीज के अंदर भी डिस्प्यूट्स होती थी, उन रॉयल फैमिलीज के डिस्प्यूट्स का भी इन्होंने फायदा उठाया। जहां इन्होंने देखा कि भैया राजा की अपने चाचा से नहीं बन रही, तो ये चाचा की तरफ चले गए कि अरे चाचा जी, तुम तो यार राजा बनने लायक हो और तुम कहां बैठे हो यहां पर साइड में छुप करके कोने में, तुम्हें तो हम राजा बनाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा? भारत के अंदर, भारत की पॉलिटिक्स के अंदर लोकल राजा महाराजाओं के बीच में जो डिस्प्यूट होती थी उसका फायदा उठाया, उनके परिवारों में जो डिस्प्यूट्स होती थी इन सब का फायदा उठा करके खुद कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग भारत के अंदर ये करते चले गए विद देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। और उसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमें कहां पर देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है हमें बंगाल के अंदर विद बैटल ऑफ प्लासी। नाम याद रखना, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में बचा। हम क्या देखते हैं कि बंगाल का नवाब हुआ करता था जिसका नाम था नवाब सिराजुद्दौला। अब अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल के अंदर उनका रूल एस्टैब्लिश हो, बिकॉज बंगाल बहुत ज्यादा प्रॉस्परस था। और जब मैं बंगाल की यहां पर बात कर रहा हूं बच्चा, तो ये बंगाल क्या है आज का? आज का बिहार ले लो, आज का झारखंड का कुछ हिस्सा ले लो, आज का पूरा वेस्ट बंगाल ले लो, पूरा बांग्लादेश ले लो। तो उस टाइम का बंगाल इतना बड़ा हुआ करता था जिसमें मॉडर्न डे बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड के कुछ हिस्से, पूरा वेस्ट बंगाल, पूरा बांग्लादेश, यानी कि इतना बड़ा उस टाइम का बंगाल हुआ करता था। तो अंग्रेजों की नजर जो थी वो बंगाल पर थी, क्योंकि बंगाल बहुत ज्यादा प्रॉस्परस था। बंगाल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। और आप मान करके चलिए कि जितना अकेले बंगाल का रेवेन्यू होता था उतना पूरे ब्रिटेन का मिला करके नहीं होता था। मतलब ब्रिटेन तो बहुत पीछे था बंगाल से रेवेन्यू के मामले में। तो अंग्रेजों की नजर पड़ी कि यार क्यों ना अगर बंगाल हमारे हाथ में आ जाए तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भैया, ओहो बल्ले बल्ले। तो अब होता क्या है, हम देखते हैं कि जो नवाब सिराजुद्दौला था वो अंग्रेजों को पसंद नहीं करता था। अंग्रेजों ने 2-3 बार बंगाल के अंदर ऐसी हरकत कर दी कि नवाब सिराजुद्दौला ने उन्हें पकड़ा और भैया सूद दिया, पकड़ के लगा दिए 2 कान के नीचे। अब अंग्रेज समझ गए कि भैया हमारा ये जो नवाब है ये दुश्मन है, और अगर हम बंगाल के ऊपर अपनी पकड़ बना करके रखना चाहते हैं तो हमें इस नवाब को साइड लगाना होगा। अब ये नवाब जो है थोड़ा सा इमेच्योर भी था, लड़का था, जवान खून एकदम, यही हमारा सिस्टम हिला देंगे हम तो, ऐसा वाला लड़का। अब होता क्या है? अब होता यहां पर यह है कि हम देखते हैं कि अंग्रेजों का उस टाइम पर एक बेसिकली आप मान करके चलो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। अब ये रॉबर्ट क्लाइव था तो एक क्लर्क, बट ये चाहता था कि यार मैं जो हूं ना कुछ बड़ा कर जाऊं जीवन में। तो हम देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है यहां पर स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल देता है। यह कहता है कि अगर हमें नवाब सिराजुद्दौला को हराना है तो हम क्या करते हैं, हम इसका जो मिलिट्री कमांडर है, इसकी जो आर्मी का कमांडर है मीर जाफर, उसे अपनी तरफ ले लेते हैं। हम देखते हैं कि अंग्रेजों के बीच में और
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई होती है, बैटल होती है, जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। और इस लड़ाई के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक तरफ तो भैया नवाब साहब तलवार लेकर के, हाथी लेकर के खड़े हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और वहीं छोटी सी अंग्रेजों की एक फौज ने, टुकड़ी ने क्या करा, बंगाल के नवाब की बहुत बड़ी फौज को हरा दिया। कैसे? क्योंकि बंगाल की नवाब, जो बंगाल का नवाब था, उसकी जो आर्मी थी, उस आर्मी का जो जनरल था, जो कमांडर था, मीर जाफर, वो अंग्रेजों के साथ था। अब सोचो, अब नवाब को तो क्या लग रहा है कि भैया हमारा मिलिट्री कमांडर है, हमारे को ये मदद करेगा। उस मिलिट्री कमांडर ने क्या करा हुआ था, नवाब की ही फील्डिंग सेट करी हुई थी कि भैया इसको तो लपेट देंगे आज। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने मीर जाफर को सपना दिखाया कि अरे मीर जाफर यार, तू तो यार नवाब बनने के लायक आदमी है, और तू क्या मिलिट्री कमांडर बन करके बैठा है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि जब प्लासी की बात आती है बच्चा, तो बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर को अपने साथ लेकर के अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ एक साजिश करी, और हम देखते हैं कि यहां पर नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है। मीर जाफर अंग्रेजों के समर्थन से या अंग्रेजों की साइड लेकर के खुद बंगाल का नवाब यहां पर बन जाता है। और इतिहास में, हिस्ट्री में मीर जाफर को गद्दार कहा जाता है, ट्रेटर कहा जाता है कि भैया ये तो गद्दार था। क्यों? क्योंकि अगर मीर जाफर यहां पर अंग्रेजों का साथ ना देता तो अंग्रेज भारत के अंदर आप मान करके चलो कि खत्म ही हो जाते लगभग। बट यहां पर मीर जाफर ने खुद क्या करा, मीर जाफर ने खुद यहां पर अंग्रेजों का साथ दिया। बैटल ऑफ प्लासी के अंदर अंग्रेज जीत गए, नवाब और उसकी आर्मी हार गई। मतलब इट वॉज अ बैटल वेयर आर्मी ऑफ नवाब डिडंट इवन फॉट, और नवाब हार गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ ही नहीं थे ये लोग। तो कुल मिलाकर के जब यहां पर हम क्या देखते हैं कि फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, और अंग्रेज खूब बंगाल को लूटते हैं, जिसको आगे चल करके अभी हम देखेंगे भी। सो देखो, पहली जो इनकी स्ट्रैटेजी थी वो थी डिवाइड एंड रूल, कि भैया भारत के अंदर राजा महाराजाओं को आपस में ही डिवाइड कराओ, आपस में इनको लड़वा दो। आगे चल करके हम क्या देखते हैं कि फिर इन्होंने अपनी पॉलिसीज के अंदर और चेंज करने शुरू करे। जैसे जैसे अंग्रेज भारत के अंदर मजबूत होते चले गए, इन्होंने अपने कंट्रोल को एक्सपेंड करने के लिए अपनी पॉलिसीज के अंदर और चेंजेस किए। अब हम यहां पर क्या देखते हैं कि अंग्रेज एक चीज समझ गए कि यार हमें जो है ना क्या करना है, किंग मेकर बनना है। क्योंकि भारत के अंदर क्या दिक्कत थी, भारत के अंदर ये जो नेतागिरी का शौक है ना, आप जो देखते हो आजकल भी आपके मोहल्ले में भी कुछ नेताजी होंगे जो अपने आप को नेता समझते होंगे, जो यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर हर दूसरे तीसरे दिन फोटो डालते रहते होंगे कि आज मंत्री जी से मुलाकात करी, आज विधायक जी के घर गए, उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद मिला। देखे हैं तुम्हारे मोहल्ले में भी हैं कुछ ऐसे नेता। तो इसी तरीके से भारत के अंदर नेतागिरी का शौक शुरू से लोगों को था, और राजा महाराजाओं के पैलेसेस के अंदर, कोर्ट्स के अंदर, यानी कि उनके राज दरबार के अंदर हमेशा ऐसे लोग होते थे जो राजा से नफरत करते थे और समझते थे यार मैं राजा बनूंगा, यार ये तो बेकार बना हुआ है राजा। तो अंग्रेजों ने ऐसे ही लोगों को टारगेट करना शुरू करा। अंग्रेजों ने कहा कि यार वाई वी शुड गो एंड फाइट विद द किंग डायरेक्टली, हम काहे जाएं, हम क्यों राजा से जाकर के लड़ाई लड़ें, जब यहां राजा के पास अपने उसके दुश्मन बैठे हैं, अपने घर के लोग उसके साथ बैठे हैं उसके दुश्मन के तौर पर। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि धीरे धीरे करके अंग्रेज समझ गए कि हमें ऐसे कुछ नमूनों को पकड़ना है जो अपने राजाओं से खुश नहीं है, और उनको हमें सपोर्ट करना है, और उनके सपोर्ट से हम क्या कर सकते हैं, पावर में आ सकते हैं, हम किंग मेकर बन सकते हैं। वाई टू मेक अ किंग, जब हम किंग मेकर बन सकते हैं तो सिंपल सी बात है ना भाई। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि आगे चल करके अंग्रेज एक पॉलिसी लेकर के आते हैं जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहता था, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहता था कि अगर किसी भारत के राजा का अपना रियल सन हायर नहीं होता, यानी कि अगर उसका अपना कोई बेटा नहीं पैदा होता, तो वो किसी को अपने आयर के तौर पर कि भैया मेरा आगे का वंशज कौन होगा, उसके तौर पर किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता। पहले हमारे राजा महाराजा क्या करते थे कि मान करके चलो कि अगर उनका बेटा नहीं हुआ है ना भाई, इट इज एन बायोलॉजिकल प्रोसेस, नहीं हुआ बेटे का जन्म, बेटी हो गई, या बच्चा हुआ ही नहीं क्योंकि राजा जी ने बहुत लेट शादी करी थी, XYZ कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो ये क्या करते थे, अपने किसी रिश्तेदार का, अपने किसी सगे संबंधी के लड़के को गोद ले लेते, अडॉप्ट कर लेते थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहां क्या कहता था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहां पर कहता था कि अगर राजा जी बिना किसी नेचुरल मेल आयर के डेथ हो जाएगी उनकी, यानी कि अगर राजा की डेथ हो जाती है, उसका अपना कोई आगे सक्सेसर नहीं होता नेचुरल, जो उसका अपना बेटा था, तो जो एडॉप्टेड वाले हैं ना, वो एडॉप्टेड वालों को हम जो है ना रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम एडॉप्टेड वालों को मानेंगे नहीं।
तो हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पर ये देखते हैं कि जब बात आती है झांसी की, तो झांसी में यही हुआ। झांसी के अंदर क्या हुआ बच्चा, यही चीज हुई कि उस टाइम पर झांसी के जो महाराज थे उनकी डेथ हो जाती है, और रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनके जो बेटे थे वो एडॉप्टेड थे। तो अंग्रेज यहां पर उन एडॉप्टेड सन को उनके लीगल आयर के तौर पर, उनके सक्सेसर के तौर पर मानने से मना कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि फिर आगे चल करके जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो झांसी की रानी उसी लिए लड़ी वहां पर कि भैया कैसे नहीं मानोगे तुम, आओ तुम्हें बताते हैं अभी। तो इस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी क्या कहती थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी कहती थी कि अगर कोई नेचुरल मेल आयर नहीं है, कोई नेचुरल मेल सक्सेसर नहीं है, तो एडॉप्शन नहीं चलेगा यहां पर। साथ ही साथ हम यहां पर क्या देखते हैं कि ये एक और पॉलिसी लेकर के आए जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। अब ये पॉलिसी और खतरनाक थी। अंग्रेजों ने कहा यार एक बात बताओ, अगर हम अपने ही बंदों को, अपने ही लोगों को राजा के दरबार में, राजा की कोर्ट में खड़ा कर दें तो मजा आ जाएगा यार। वो हमें सारी खबर देते रहेंगे कि राजा के यहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन राजा के खिलाफ है, कौन नहीं है। तो उस पॉलिसी का नाम दिया गया सब्सिडरी अलायंस। अब ये सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी क्या कहती थी, ये राजा को कहती थी कि देख भाई राजा, तुझे आर्मी नहीं रखनी, तुझे यहां पर क्या है, आर्मी नहीं रखनी। हम अंग्रेज जो है ना, हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे बॉडीगार्ड हैं यार, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करना है, जिसमें तुम्हारी आर्मी नहीं होगी, ब्रिटिश आर्मी होगी, जिसके लिए तुम्हें क्या देना होगा, पैसा देना होगा। अब ये ब्रिटिश आर्मी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हारे लिए लड़ेगी, तुम्हारे लिए सारे काम करेगी। और इस ब्रिटिश आर्मी को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डे टू डे चीजों में तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमारा एक बंदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहां पर क्या होता है कि हमारे कई राजा महाराजा क्या करते हैं, इस सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लेते हैं, जिसमें हैदराबाद जो है सबसे पहला स्टेट, या हैदराबाद जो है सबसे पहला यहां पर बनता है जो क्या करता है, सब्सिडरी अलायंस को साइन करता है 1798 के अंदर। हम यहां पर क्या देखते हैं बच्चा, हम यहां पर देखते हैं कि एक तरीके से इस सब्सिडरी अलायंस ने क्या करा, हमारे इंडियन राजा महाराजाओं को अंग्रेजों के घुटनों पर ला करके रख दिया। हमारे इंडियन राजा महाराजा जो एक तरीके से अंग्रेजों के आगे झुक गए ना भाई। आप खुद सोचो, वो राजा ही क्या जिसके पास अपनी आर्मी ना हो। भैया राजा कौन है, जिसके पास अपनी आर्मी है, कि अगर राजा के खिलाफ कोई बोलेगा तो राजा कहेगा कि मंत्री जी उड़ा दो इसका गला। अब यहां पर आर्मी ही अपनी नहीं है तो राजा किस बात का भाई, राजा के पास पावर किस बात की रही। अब यहां पर क्या होता था कि यहां पर हम देखते हैं कि राजा एक तरीके से अंग्रेजों का गुलाम बन गया। ही कुडंट इवन एस्केप इफ ही वांट्स टू। अगर वो अंग्रेजों से बचना भी चाहता है तो वो बच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी आर्मी नहीं है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि सब्सिडरी अलायंस ने दो काम करे। एक तो इंडियन राजा महाराजाओं को कमजोर कर दिया, दूसरा अंग्रेजों को मिलिट्री वाइज पावरफुल कर दिया, ताकतवर बना दिया। यहां पर हैदराबाद के केस में हमने देखा कि भैया यहां पर नवाब के पास अपनी आर्मी ही नहीं है। आगे चल करके हम क्या देखते हैं, आगे चल करके हम देखते हैं कि भले ही अंग्रेजों ने इन एरियाज के ऊपर अपना कंट्रोल बनाया, कंट्रोल एस्टैब्लिश करा, अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी ला करके, कमेंट्स में मुझे बताना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी कौन लेकर के आया था, और सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी ला करके अंग्रेजों ने भारत के अंदर अपना जो रूल है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करी। इन दोनों पॉलिसीज को कौन लाया था इंडिया में, कमेंट्स में मुझे बताना। हालांकि इन स्लाइड्स के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ था वो कहीं पर, ठीक है। आप ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से जाकर के, ठीक है। साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते जाओ। मैं देखता हूं कि तुम लाइक नहीं करते हो भाई। व्यूज आ रखे होते हैं 50,000, 60,000, 70,000, और लाइक होते हैं 1,000, 2,000, 3,000। मजा नहीं आता भाई। लाइक करा करो वीडियो को अच्छे से, कमेंट्स में अपना फीडबैक दिया करो अच्छे से, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, होता यहां पर यह है कि चलो समझ आता है कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया, भारत के अंदर अब वो रूल करने लगे, बट सही से रूल करो ना भैया। हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जब भारत के अंदर रूल करना शुरू करा, अगर हम बंगाल की ही बात करें तो प्लासी जीतने के बाद जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करती है, वो यहां पर रेवेन्यू कलेक्शन की पावर्स अपने हाथ में ले लेती है। यानी कि अब क्या है कि अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन एरियाज के अंदर जो इंडिया के सबसे अमीर एरियाज थे, रिच रीजन्स थे, वहां पर अंग्रेजों के पास ये पावर आ जाती है कि अब वो क्या कर सकते हैं, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि सोचो क्या हुआ, मीर जाफर ने बंगाल की तिजोरी की चाबी किसके हाथ में दे दी, अंग्रेजों के हाथ में दे दी कि लीजिए जनाब, आपने हमें यहां का क्या बनाया था, आपने हमें यहां का नवाब बनाया था, अब जो भी हमारा रेवेन्यू कलेक्शन होगा, हमारे लोगों से जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो आप करके लाना। अब बताओ,
अबे अब तेरे पास जब पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? तो अंग्रेजों ने क्या करा? अंग्रेजों को तो भैया लूटना था भारत, तो इन्होंने क्या करना शुरू करा? भारत की जनता से, भारत के लोगों से हाई टैक्सेस चार्ज करने यहां पर शुरू कर दिए। और हाई टैक्सेस तो लेते ही थे, अब बदले में जो अंग्रेजों को थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई एडमिनिस्ट्रेशन की, डेवलपमेंट की, इन्होंने कुछ काम नहीं करा। यानी कि बस लोगों से लूट रहे थे और कुछ डेवलपमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। हम देखते हैं कि 1770 और 1772 के बीच में बंगाल के अंदर फेमाइन आती है, सूखा पड़ता है, फूड शॉर्टेज हो जाती है। बट अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज जो हैं अब भी हमारे किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज कर रहे थे, हमारे लोगों से बहुत ज्यादा पैसा ले रहे थे। और हम देखते हैं कि इस 1770 1772 की फेमाइन में इन 2 साल के अंदर भारत के बंगाल रीजन से 1 करोड़ लोगों की डेथ हो गई ड्यू टू फूड शॉर्टेज, और उन्हें खाना नहीं मिल पाया इस वजह से। राजा का क्या कर्तव्य होता है? राजा का यह धर्म होता है कि अगर वो जनता से टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो उसको उस पैसे का इस्तेमाल जनता के डेवलपमेंट के लिए करना है। जनता को अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो राजा को खर्चा करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बट यहां क्या था? यहां अंग्रेज सिर्फ लूट रहे थे। जब खर्चे की बात आती थी तो वहां गायब हो जाते थे, पीछे हो जाते थे भैया। तो हम यहां पर क्या देखते हैं बच्चा जी कि इस बंगाल फेमाइन ने लोगों को भारत के अंदर अंग्रेजों का असली चेहरा यहां पर दिखाया कि अंग्रेज कितने ज्यादा क्रूअल है। आगे चल करके हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने फेमाइन के दौरान भी यहां पर हमारे किसानों से जबरदस्ती टैक्स वगैरह चार्ज करे, जबरदस्ती हमारे किसानों से यहां पर पैसा लिया। अगर हम यहां पर अंग्रेजों की ही बात करें तो एक ब्रिटिश ऑफिशियल हुए जिनका नाम था डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर वो क्या कहते हैं? पीपल ईटिंग लीव्स एंड सेलिंग देयर चिल्ड्रन ड्यू टू स्टारवेशन। कि लोगों के पास पैसा इतना भी नहीं था कि वो कुछ खरीद पाए, कुछ खा पाए। वो क्या करते थे? पेड़ पौधों के पत्तों को खाते थे, लीव्स को खाते थे, अपने बच्चों को बेच देते थे भूख की वजह से कि चलो हमें इनसे यहां पर कुछ मिल जाएगा। तो आप सोच रहे हो कि कितनी ज्यादा हार्श कंडीशंस यहां पर हमें देखने को मिलती हैं। जबरदस्ती हमारे जो फार्मर्स थे वो अपनी कैटल, अपने टूल्स, अपनी सीड ग्रेन्स तक बेचने पर मजबूर हो गए। और जब बहुत ही हद पार हो जाती थी तो उन्हें अपने बच्चों को भी बेचना पड़ता था। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो क्रॉप फेल होने से, फसल बर्बाद होने से उनके पास कुछ पैसा नहीं है, दूसरा अंग्रेज उनसे टैक्स मांग रहे हैं, लैंड टैक्स ले रहे हैं। भाई कायदे में क्या बनता है कि ठीक है, आप एक किसान हो, आपकी लैंड पर किसी साल फेमाइन आ गई या क्रॉप फेल हो गई, कुछ दिक्कत परेशानी हो गई, तो सरकार क्या करेगी? वहां टैक्स माफ कर देगी। चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो टैक्स कहां से दोगे? बट अंग्रेजों ने कहा कि भैया कोई माफी नहीं है, पैसा दो, हमको दो। तो लोगों को क्या करना पड़ा? हमारे किसानों को क्या करना पड़ा? अपने बच्चों तक को भी बेचना पड़ा। और हम यहां पर देखते हैं कि भैया लीव्स खानी पड़ी, ग्रास खानी पड़ी, ये सारी चीजें लोगों को करनी पड़ी। और कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि शहरों के अंदर भी लोग तो भूख से, बीमारियों से मर गए। आप समझ पा रहे हो? आप इमेजिन कर पा रहे हो कि कितना ज्यादा अत्याचार भारत के लोगों पर अंग्रेजों ने करा, कितनी बुरी तरीके से भारत के लोगों को अंग्रेजों ने यहां पर ट्रीट करा। तो ये सारी चैलेंजेस, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चा जी हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। आगे चल करके हम क्या देखते हैं? आगे चल करके हम देखते हैं कि इसी तरीके का फेमाइन एक और बार 1876 1878 के दौरान भी आया। उस टाइम पर लगभग 80 लाख लोग, 8 मिलियन पीपल भारत के डेक्कन यानी कि साउथ इंडिया वाले इलाके में मारे गए। हम यहां पर देखते हैं कि भैया उस टाइम पर अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज जो हैं बस 1 मिलियन टन यानी कि लगभग 10 लाख टन चावल हर साल बाहर भेज रहे थे, ब्रिटेन दे रहे थे। तो आप सोच रहे हो कि भारत में अगर कहीं पर आज क्या होता है? आज की डेट में अगर भारत में किसी एरिया के अंदर फूड शॉर्टेज हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है बारिश के आने से, सूखा पड़ने से, किसी भी रीजन से, तो गवर्नमेंट क्या मेक श्योर करती है? गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि ठीक है, इस एरिया में लोग भूख से ना मरे। तो गवर्नमेंट बाकी एरिया से थोड़ा बहुत जो है अनाज वगैरह लेकर के उन लोगों को अवेलेबल करा देती है। अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेजों ने क्या करा? अंग्रेज जो है देख रहे हैं कि डेक्कन के अंदर, कहां पर? साउथ इंडिया के अंदर फेमाइन आया हुआ है, लोग भूख से मर रहे हैं। बट ये क्या कर रहे थे? जो चावल भारत के अंदर थोड़ा बहुत हो भी रहा था जिन एरियाज से, उस चावल को ब्रिटेन भेज रहे थे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं बच्चा जी कि भारत के कॉस्ट पर, भारत के लोगों की कॉस्ट पर ब्रिटेन की जरूरतों को पूरा करा जा रहा है। यस और नो? भारत की कॉस्ट पर, भारत के लोगों की जान की परवाह किए बिना
ब्रिटेन का ध्यान रखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज्यादा गद्दारी, कितना ज्यादा गलत हम लोगों के साथ किया जा रहा था। साथ ही साथ हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि फोटो है आपके सामने, देखो फोटो को ध्यान से देखो कि ग्रेन बैग्स ऑन मद्रास बीच रेडी फॉर एक्सपोर्ट वाइल पीपल वर डाइंग ऑफ हंगर। आप देख पा रहे हो कितने सारे यहां पर जो ग्रेन बैग्स हैं राइस के, वीट के, वो यहां पर मद्रास के अंदर पड़े हुए हैं और इसी समय पर मद्रास के अंदर लोग फेमाइन से मर रहे हैं। और ये बैग्स कहां जाने के लिए रखे हुए हैं? ब्रिटेन जाने के लिए कि नहीं भैया हमारे ब्रिटेन में जो लोग बैठे हैं ना भैया बिरयानी बना करके खाएंगे। तो आप सोच रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो कि कितना बुरा यहां पर हो रहा था भारत के लोगों के साथ। आप खुद सोचो कि आपने एक रोटी बनाई, ठीक है, इमेजिन करो आपने एक रोटी बनाई, अब आपको वो रोटी खाने की जरूरत है। अब क्या हुआ, आपने कहा कि चलो यार 2 रोटी मेरे पास होनी चाहिए। अब आप दूसरी रोटी जब बनाने लगे तो आपके हाथ से आटा गिर गया या खराब हो गया। अब आपके पास एक ही रोटी है, पर आपको क्या कहा जा रहा है कि तू ये रोटी नहीं खाएगा भाई, ये रोटी तो मैं तेरे पड़ोसी को दे दूंगा। तो आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा बताओ? तो अंग्रेजों ने ऐसा ही करा कि भारत के लोगों ने जो अनाज ग्रो करा वो भारत के लोगों के लिए यूज नहीं हो रहा, उसे ब्रिटेन बेचा जा रहा है। उसे कहां बेचा जा रहा है? ब्रिटेन जाकर के बेचा जा रहा है। और भारत के अंदर क्या है? लोग मर रहे हैं। 80 लाख लोग 1876-78 के अंदर मारे गए। उससे पहले 1 करोड़ लोग बंगाल के अंदर मारे गए। बट अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेजों को कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता। साथ ही साथ इस टाइम पर क्या हो रहा था? अंग्रेजों ने क्या करा? फ्री मार्केट पॉलिसी करी। अंग्रेजों ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, जब फेमाइन आएगी यानी कि फूड शॉर्टेज जब होगी तो ऑब्वियस सी बात है चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। भाई जाहिर सी बात है ना, अगर आपको ध्यान अगर हो, जब पीछे कोरोना वायरस आया था तो कोरोना वायरस के टाइम पर क्या हुआ कि जो सैनिटाइजर होते थे जिन्हें पहले कोई पूछता भी नहीं था, वो 100-100 रुपए के हो गए, छोटी छोटी शीशियां, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई थी। यही तो हुआ। अब आजकल फिर वही 20-30 रुपए के बिक रहे हैं सैनिटाइजर, बट उस टाइम पर सैनिटाइजर कितने महंगे हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने वहां पे इन्वॉल्व करा था ना, गवर्नमेंट ने वहां पर थोड़ा सा पैसों को रेगुलेट करा। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई चीज महंगी बेचेगा तो वो पनिश करा जाएगा। बट अंग्रेजों ने यहां पर क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि देखो हमारे यहां तो फ्री मार्केट पॉलिसी है भाई। भारत के अंदर भले ही अगर फेमाइन आए चाहे कुछ आए, उस टाइम पर इंडिया का जो वॉइस रॉय था वो था लिटन। वॉइस रॉय ने क्या कहा? वॉइस रॉय ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, हम फूड प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जब 1878 में दक्कन के अंदर फेमाइन आया हुआ था, उस टाइम पर फूड प्राइसेस भारत के अंदर इतने महंगे हो गए, इतने ज्यादा कॉस्टली हो गए कि आम जनता अफोर्ड नहीं कर पा रही। ज्यादातर अनाज को कहां भेजा जा रहा है? ब्रिटेन भेजा जा रहा है। और खुद हमारा जो अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेशन था, जो वाइसराय था, वो क्या कर रहा है? वो दिल्ली में 68,000 लोगों को पार्टी दे रहा है। तो आप सोच रहे हो, एक तरफ तो भारत के अंदर लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ फूड प्राइसेस महंगे हो रहे हैं। सरकार उनको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर रही। सरकार क्या कर रही है? 68,000 लोगों को पार्टी दे रही है। यह हाल था। आप इमेजिन करिए कि अंग्रेजों के समय पर, अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो लगभग 200 साल रूल करा, 150 से 200 साल जो रूल करा, इस बीच 1757 से लेकर के 1947 तक भारत के अंदर लगभग 12 छोटे और 20 बड़े फेमाइंस आए। यानी कि 12 से लेकर के 20 फेमाइंस हमें यहां पर आते हुए देखने को मिले। और इनके अंदर हम क्या देखते हैं कि लगभग 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ लोग मारे गए। और अगर आप इसको वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 से कंपेयर करो तो यह नंबर कई गुना ज्यादा है। बट कोई इसके बारे में बात नहीं करता। नोबडी टॉक्स अबाउट दिस नॉनसेंस जो अंग्रेजों ने भारत के अंदर करी। आप इमेजिन कर पा रहे हो, एक तरफ तो ये भारत को लूट रहे थे, भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, दूसरी तरफ भारत के अंदर लोग मर रहे थे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई फर्क नहीं यहां पर पड़ता। तो ये सारे चैलेंजेस, ये सारे प्रॉब्लम्स बच्चा अंग्रेजों के समय पर भारत के अंदर हमें आते हुए देखने को मिले। अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत नौटंकी करी कि भैया हम तो लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, बचाने के लिए रिलीफ कैंप्स वगैरह लगा रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, बट ये कुछ नहीं होता था यहां पर। हम देखते हैं कि 1878-1880 के अंदर जो फेमाइन आया, उस फेमाइन को लेकर के यहां पर जो है बोला गया कि नहीं भैया हमने तो जो है बहुत अच्छे तरीके से चीजें करी हैं, भारत के अंदर फेमाइन को कंट्रोल करने के लिए काम करा है। बट यहां पर हम क्या देखते हैं कि कुछ भी चीज हमें यहां पर होती हुई नहीं देखने को मिलती। अंग्रेजों के समय पर जो भी फेमाइंस वगैरह आए, जो भी भारत के अंदर फूड शॉर्टेज वगैरह हुई, उसने भारत को गरीबी की तरफ, भारत के लोगों को मौत की तरफ ही ढकेला। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो, कैन यू इमेजिन दिस, कि वॉट एवर फेमाइंस हैपेंड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, all made the people of India
टू गो सफर द पॉवर्टी एंड लीड्स टू द स्टारवेशन एंड डेथ। कि भैया लोग भूख से मर गए, बट अंग्रेजों ने यहां पर कोई काम यहां पर ढंग से नहीं करा। उन्होंने किसी तरीके का कोई मतलब लोगों को हेल्प करने के लिए कोई सही तरीके से पॉलिसीज नहीं बनाई, कोई सही तरीके से काम नहीं करा, बस भारत को लूटा और लूटने पर ही उनका ध्यान यहां पर मेजरली रहा। आप एग्जांपल के तौर पर ये फोटो देखिए, आप देख सकते हैं कि डेक्कन के अंदर, खास तौर पर बेंगलोर के आसपास वाले एरियाज में कैसे लोग यहां पर खाने का इंतजार करें। देख रहे हो कितने कमजोर लोग हैं इन बेचारों के पास, पहनने को शरीर पर कपड़ा भी नहीं है और इनकी हालत कितनी ज्यादा खराब है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे चैलेंजेस हमें दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा, बर्बाद किया। और आज ये अंग्रेज हमें लेक्चर देते हैं कि यू इंडियंस, यू लिव इन अ डर्ट, यू लिव इन अ दिस, यू लिव इन अ दैट। मन करता है कान के नीचे 4 चांटे मारूं और बहरा कर दूं मार मार के कि अबे जो भारत की आज सिचुएशन है उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, वरना भारत तो क्या था, सोने की चिड़िया था। इंडिया वॉज अ गोल्डन स्पैरो जिसको तुम लोगों ने आकर के लूटा, और इतना लूटा कि भारत को बर्बाद करके रख दिया। और ये डेटा बताता है उसके बारे में। अब आप सोचो कि ये डेटा जो है बुक्स के अंदर जो इतना लिखा है कि भैया अंग्रेजों के समय पर 5 करोड़ से 10 करोड़ लोग मारे गए फेमाइन की वजह से, रियलिटी में नंबर कितना बड़ा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी रियल डेटा हमें नहीं बताती। तो ये सारे चैलेंजेस, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें बच्चा जी यहां पर होते हुए देखने को मिलते हैं। और कर क्या रहे थे ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, भारत के अंदर लूट रहे थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत के अंदर ये क्या कर रहे थे, ये भारत के अंदर जो भी भारत के रिसोर्सेस थे उनको लूटने का काम कर रहे थे। कैसे क्या, अब उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए, नीचे पिंड कमेंट के अंदर आपको पार्ट 1 का लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक भी है, जहां से आप जाकर के ये सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हो इस पूरी एनसीईआरटी के। और बाकी ये जो तुम बच्चे लगातार मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस भेजते रहते हो कि भैया इस चैप्टर के ऊपर वीडियो डाल दो, उस चैप्टर के ऊपर वीडियो डाल दो, थैंक यू सो मच, आई रियली लव योर एप्रिसिएशन। बाकी हाँ, किसी भी बच्चे को अगर मेरे से बात करनी हो, कुछ अपना डाउट पूछना हो, कुछ भी है, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर एकदम मैसेज कर सकते हैं। दी गौतम लखानी आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल देखने को मिल जाएगा, आप आराम से मुझे मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फॉलो कर लेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, आगे चलते हैं। गौतम भैया इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, सिंपल सी बात है। अब देखिए गाइस क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर लोगों को मरने के लिए ही नहीं छोड़ा, भारत के अंदर इकोनॉमिकली लोगों को एक्सप्लॉइट करने का काम भी यहां पर करा। हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी उसका मेन टारगेट क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि भैया भारत से जो वेल्थ है उसको हमें कहां लेकर के जाना है, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए लेके जाना है। यानी कि भारत से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, भारत के अंदर से रिसोर्सेज को निकालना है और उसे ब्रिटेन लेकर के जाना है वहां की इंडस्ट्रीज के लिए, वहां के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। हम देखते हैं कि एक यूएस हिस्टोरियन हुए जिनका नाम था ब्रूक एडम्स, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिली 1760s से, ब्रिटेन जो इकोनॉमिकली डेवलप करा 1760s से, वो किस वजह से करा, वो बंगाल की वजह से करा। अंग्रेज क्या करते थे, बंगाल से लूट के ब्रिटेन को डेवलप करते थे। यानी कि क्या हो रहा था, हमारी गाड़ी से तेल चोरी करके अपनी गाड़ी में भर रहे थे। समझ आ रहा है क्या, हम देख रहे हैं कि यार ब्रिटिशर्स की गाड़ी हमारी गाड़ी से तेज कैसे भाग रही है, तो हमें देखने को मिल रहा है कि अरे भैया ये तो हमारे पेट्रोल टैंक से अपने पेट्रोल टैंक में लगाए हुए हैं पाइप को, इसलिए हो रहा है। तो भारत से पैसे को लूटा जा रहा था और ब्रिटेन की इकोनॉमी को उससे बूस्ट करा जा रहा था, ब्रिटेन की इकोनॉमी को उससे फायदा पहुंचाया जा रहा था। तो जो भी पैसा भारत से था, भारत के रिसोर्सेज जो थे, वो ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करा गया। और हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ कि भारत से इतना ज्यादा पैसा लूटा गया, इतने ज्यादा रिसोर्सेज लूटे गए और उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए करा, और उससे जो प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा प्रॉफिट था। हम क्या देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं कि कई इकोनॉमिस्ट ने, कई हिस्टोरियंस ने इस ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में लिखा। जैसे यूएस हिस्टोरियन हुए विल डुरांट, यूएस हिस्टोरियन विल डुरांट क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि भैया भारत से जो है स्टोलन वेल्थ ऑफ फ्रॉम इंडिया, स्टोलन वेल्थ ऑफ इंडिया में वो लिखते हैं कि भारत से इतना पैसा लूटा कि उस पैसे ने ब्रिटेन के अंदर जो रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ, टेलीग्राफ का डेवलपमेंट हुआ, ब्रिटिशर्स ने जो वर्ल्ड वॉर लड़े या ब्रिटिशर्स ने जो पहले वॉर लड़े, उन सबको फाइनेंस किसने करा,
भारत से जो पैसा लूट करके आ रहा था उसने करा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि भारत के रिसोर्सेज का इस्तेमाल ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। हमारे भी कुछ हिस्टोरियंस रहे, जैसे कि दादा भाई नरौजी की हम बात करें, वो अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखते हैं। रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त की अगर हम बात करें तो अपनी किताब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर लिखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत से बिलियंस ऑफ पाउंड्स की लूट करी। अगर हम हिसाब लगा करके देखें तो कहा जाता है, एक मॉडर्न एस्टिमेट की बात करें तो उत्सा पटनायक क्या बताती हैं कि भारत से अंग्रेजों ने 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स लूटे। इमेजिन कर पा रहे हो, 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स लूटे। और ये आज के समय का जो ब्रिटेन का जीडीपी है ना, उसका 13 गुना है, 13 टाइम्स है। कैन यू इमेजिन दिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम पर अगर हम हिसाब लगा करके देखें तो 1765 से लेकर के 1938 के बीच अंग्रेजों ने भारत से कितने लूटे? 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स लूटे, जो आज के समय पर ब्रिटेन के जीडीपी का 13 टाइम्स है, 13 गुना है। और ये तो ऑफिशियल नंबर है, इससे ज्यादा तो पता नहीं कितना होगा भाई। तो ये सारी चीजें बच्चा हमें बताती हैं, दिखाती हैं कि किस तरीके से भारत की वेल्थ का, भारत के रिसोर्सेज का इस्तेमाल ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए, ब्रिटेन के रिसोर्सेज को एम्पावर करने के लिए करा गया, ब्रिटेन के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर लोग मर रहे थे, भूख से तड़प रहे थे, और स्टारवेशन जैसी, पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स भारत के अंदर हमें देखने को मिली। और आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि उसके बावजूद भी आज भारत वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। काहे यूएसए हमारे से सड़ता है, काहे ब्रिटेन फ्रांस हमारे से जलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये भारत के लोग वो लोग हैं जिन्हें अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने जीरो क्या माइनस के अंदर ला करके खड़ा कर दिया था, और ये उस माइनस से आज यहां पर पहुंचे हैं। और अगर ये इंडियंस अपने और डेवलपमेंट पर ध्यान दे, बाकी चीजों पर ध्यान दे, तो ये कहां से कहां पहुंच जाएंगे भाई। तो इसीलिए डरते हैं हमसे, जलते हैं हमसे, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हमें दिखाती हैं, बताती हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को लूटा। और ये ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ जीता जागता एग्जांपल है कि वाई आज के समय पर हम इतनी ज्यादा गरीबी, पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स को सफर कर रहे हैं, और वहीं ब्रिटेन आज क्यों इतना अपने आप को व्हाइट कॉलर लगा करके, टाई शाई लगा करके अपने आप को नवाब बनता है। क्योंकि हमारा पैसा है भैया, हमारा लूटा हुआ है। क्या कहते हो, मांग लें, मोदी जी को बोलें कि भैया पैसा वापस लाओ ये वाला? ब्रिटेन रो देगा, ब्रिटेन रोने लग जाएगा कि भैया हम कहाँ से लाएं भैया, हम तो भैया गरीब हैं भैया, हम कहाँ से लाएंगे भैया, यूं करने लग जाएगा ब्रिटेन। तो ये सारे चैलेंजेस, ये सारी चीजें हमें दिखाती हैं कि किस तरीके से ब्रिटेन के अंदर लोगों ने, ब्रिटेन के लीडर्स ने भारत को लूटा, भारत के रिसोर्सेज का, भारत के वेल्थ का इस्तेमाल अपने डेवलपमेंट के लिए वहां पर करा। अब बात करेंगे आगे की चेंजिंग लैंडस्केप्स की, कि सिर्फ पैसा ही नहीं लूटा, सिर्फ भारत के अंदर बाकी चीजें ही नहीं करी, भारत का जो एक तरीके से गवर्नेंस का स्टाइल था, पॉलिटिकल सिस्टम था, एजुकेशन था, उन सब चीजों को भी बदलने का काम करा, उन सब चीजों को भी खराब करने का काम करा। अब उसके बारे में हम यहां पर बच्चा जी बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है, हम क्या देखते थे कि जब अंग्रेज भारत आए तो उस टाइम पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और खास तौर पर इंडियन टेक्सटाइल जो होता था, इंडिया का जो कपड़ा होता था, पूरे वर्ल्ड में फेमस था। यहां तक कि ब्रिटेन की जो महारानी थी, क्वीन एलिजाबेथ, वो भी भारत का बना हुआ कपड़ा यूज करती थी, उसके बने हुए अपना गाउन्स और जो भी उनके ड्रेसेस थी वो सिलवाती थी। यानी कि भारत की टेक्सटाइल, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग था, चाहे हमारा कॉटन हो, सिल्क हो, वूल हो, जूट हो, हेम्प हो, ये कॉटन टेक्सटाइल हो, ये तो मतलब मार्वलस थे, आउटस्टैंडिंग थे। तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेटअप था 18th सेंचुरी से पहले, अंग्रेजों के भारत में आने से पहले, वो बहुत ही ज्यादा क्या था बच्चा जी, फेमस था, हम देखते हैं। बट हम क्या देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स भारत आए, ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर आकर के रूल करना शुरू करा, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हैवी टैक्सेस जो हैं भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के ऊपर लगा दिए। उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है, हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो हैं, देखो इंडिया से सामान जो है क्या होता था, इंडिया से सामान जो है बच्चा जी ब्रिटेन जाता था। अब क्या करा, अब इन्होंने ये करा कि इंडिया से जो सामान ब्रिटेन जाएगा उसके ऊपर हम टैक्सेस लगा देंगे बहुत ज्यादा, तो ये सामान महंगा हो जाएगा, ब्रिटेन में कोई इसको खरीदेगा नहीं। वहीं ब्रिटेन में जो सस्ता सामान बन रहा है वो भारत आएगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब बताओ, यानी कि हमारा सामान अगर वहां जाएगा तो उसके ऊपर टैक्सेस है बहुत ज्यादा,
उसे कोई खरीदेगा नहीं, वो इतना महंगा हो जाएगा, और वहां का जो घटिया सामान भारत में आएगा वो सस्ता आएगा। तो इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि ब्रिटिश गुड्स अब इंडिया में बिना टैक्सेस के आ सकते थे। दूसरी तरफ भारत के गुड्स विदेश के अंदर जाकर के, ब्रिटेन के अंदर जाकर के बिकेंगे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर हैवी टैक्सेस है, वो महंगे हो जाएंगे। साथ ही साथ अंग्रेजों ने क्या करा, पूरी तरीके से सी ट्रेड के ऊपर कंट्रोल कर लिया, इंडियन ट्रेडर्स को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया, मुश्किल कर दिया बहुत ज्यादा। और हम देखते हैं कि इससे क्या हुआ कि जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी भारत के अंदर, जो लोग कपड़ा बनाते थे, कपड़े का व्यापार करते थे, उनका डिक्लाइन आने लगा, उन्हें लॉसेस होने लगे। तो ये सारे चैलेंजेस, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चा जी हमें यहां पर होती हुई विद द टाइम देखने को मिली। आगे चल करके हम क्या देखते हैं कि 19th सेंचुरी का मतलब क्या है बेटा? 19th सेंचुरी का मतलब है 1801 से लेकर के 1900 का जो पीरियड है। इस बीच क्या हुआ? इस बीच हम देखते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्ट हैं वो बहुत तेजी के साथ गिरने लगे। भारत के अंदर जो हमारे आर्टिसंस थे, जो बेचारे बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े बनाते थे, जो वीवर्स थे, वो क्या करने लगे भैया? वो गरीबी के अंदर जाने लगे। वो क्या करने लगे बेचारे? जाकर के खेती करने लगे, उनको अपने काम छोड़ने पड़े, उन्हें अपनी जॉब्स छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनका अब बनाया हुआ कपड़ा कोई खरीद नहीं रहा था। अगर हम बात करें यहां पर उस टाइम पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक की, विलियम बेंटिक क्या लिखता है? विलियम बेंटिक लिखता है, द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया। कि भैया जो भारत के वीवर्स हैं, जो कपड़ा बुनते थे, जो कपड़ा बनाते थे, उनकी हड्डियां क्या कर रही हैं? भारत को ब्लीच कर रहे हैं। मतलब भारत का जो प्लेन्स है वो उनकी हड्डियों से भरा हुआ है। यानी कि ये बताता है कि कैसे भारत के अंदर जो वीवर्स थे उनकी जॉब्स गई, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, कैसे भूख से, पॉवर्टी से, गरीबी से उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। तो ये किसकी बात है? अंग्रेजों के ही गवर्नर जनरल की बात है, जो 1834 में ये बात लिखता है। खुद लिख रहा है वो कि भैया हमारी पॉलिसी से ये हो गया। और हम क्या देखते हैं कि सिर्फ कॉटन इंडस्ट्री ही नहीं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, इन सब इंडस्ट्रीज के अंदर डिक्लाइन आया। हम देखते हैं कि पहले जब अंग्रेज भारत आए थे तो उस टाइम पर वर्ल्ड जीडीपी के अंदर इंडिया का कंट्रीब्यूशन अप टू 25% था। यह कम होकर के कितना हो गया? 5% से भी कम हो गया। 5% से भी कम हो गया और भारत एक पुअरेस्ट कंट्री बन गया। जो भारत कभी गोल्डन स्पैरो था, सोने की चिड़िया था, वो एकदम गरीब हो गया, वो एकदम पुअर हो गया। ये सारी चीजें हमें यहां पर होती हुई देखने को मिली। यहां तक कि जो गवर्नेंस स्टाइल था हमारे देश के अंदर, लोगों को जो मैनेज करा जाता था, उसमें भी चेंजेस करे। इंडिया में पहले क्या होता था? लोकल राजा महाराजा होते थे। ये लोकल राजा महाराजा अलग अलग एरियाज में क्या करते थे कि गांव देहात के अंदर अपना ये पंचायत, चौधरी, इस टाइप का सिस्टम लेकर के चलते थे। विलेज काउंसिल्स होती थी कि एक तो राजा तो है ही भाई, राजा महाराजा तो है, बट जो गांव है वो क्या करते थे? गांव के अंदर कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते थे, पढ़े लिखे लोगों को, पैसे वाले लोगों को, अच्छे लोगों को, कि भैया आप अपने अपने गांव का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। विलेज काउंसिल्स होती थी। ये लोग क्या करते थे? लोगों की कोई प्रॉब्लम्स हो उसको देखते थे, पब्लिक वर्क करते थे, इरिगेशन, रोड, सब चीजों पे ध्यान देते थे। यानी कि कुल मिलाकर के हम क्या देखते हैं कि ये लोकल नीड्स के हिसाब से, लोगों की जरूरतों के हिसाब से काम करते थे। बट अंग्रेजों ने क्या करा? अंग्रेजों ने कहा कि यार नहीं, ये सिस्टम ठीक नहीं है। अंग्रेजों ने क्या करा कि नहीं भैया ये सिस्टम ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत बेहतर तरीके से चीजें अपने आप हो रही थी। लोग खुद ही सेल्फ रिलायंट थे, इंडिपेंडेंट थे। राजा को तो क्या चाहिए होता था कि भैया मुझे तो बस रेवेन्यू दे देना, तुम मेरे अंडर हो, बाकी अपना अपना लेवल पर तुम संभालते रहो चीजें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर अंग्रेजों ने क्या करा? अंग्रेजों ने आकर के अपना सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम लाया। अंग्रेजों ने अपने ऑफिशियल्स अपॉइंट कर दिए। अब ये ऑफिशियल्स क्या करते थे? ये टैक्स कलेक्शन करते थे, पैसा कलेक्ट करते थे, बट ये क्या करते थे? पब्लिक वेलफेयर पे कोई काम नहीं करते थे। इन्होंने क्या करना शुरू करा कि विलेजेस के अंदर जो कम्युनिटीज थी उनको खराब करना शुरू कर दिया, बर्बाद करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था कि मान लो एक गांव है, एक गांव के अंदर कुछ लोग हैं जो उस गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं। वो क्या करते थे? गांव से टैक्स कलेक्ट करते थे। उस टैक्स में से कुछ पैसा राजा कहता था कि मुझे दे दो, बाकी पैसा तुम अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल में कर लो, अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कर लो, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए कर लो। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने आकर के क्या करा कि भैया टैक्स तो हमें दे दो, बट पब्लिक वेलफेयर की उम्मीद ना रखो हमारे से। ये मत सोचना कि हम सड़कें बनाएंगे, तुम्हारे यहाँ करके पानी की व्यवस्था करेंगे, ना बाबा ना, हमें तो पैसा चाहिए बस। तो इस तरीके से भारत के अंदर भारत के लोगों को लूटा गया। भारत के अंदर क्या करा गया? इस तरीके के कानून बना दिए गए जो कानून बहुत ज्यादा क्या थे? एक्सपेंसिव थे। यानी कि अगर कोई उन कानूनों को तोड़ता था तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए जाते थे, बहुत ज्यादा पेनल्टीज लगा दी जाती थी। पूरा का पूरा जो इंडियन पिनल कोड था वो अंग्रेजों ने अपनी भाषा के अंदर रखा। अब बताओ,
भारत के अंदर कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो वो अंग्रेज के सामने जाकर के खड़ा हो रहा है, अंग्रेज उसे सजा सुना रहा है। कितना बेकार है यार ये। और अंग्रेज लिख रहा है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, यू आर बीइंग पनिश्ड, ये एंड वो बेचारा गरीब किसान कह रहा है जी हमें तो समझ ना आया आपने क्या कहा। और फिर किसान को लूटा जाता था, उसे परेशान करा जाता था, उसे और ज्यादा क्या करा जाता था, एक तरीके से टॉर्चर करा जाता था। एंड अफसोस की बात, मुझे मतलब ठीक है कहना नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं जुडिशरी के अंदर आज भी वो कॉलोनियल टच मुझे देखने को मिलता है। आज भी जो हमारे कानून है वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आम आदमी उनको पढ़ के समझ ही नहीं सकता क्या लिखा गया उसमें, है ना। तो ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली। हमारा जो एक गवर्नेंस सिस्टम था, हमारे देश के अंदर जो प्रॉपर तरीके से चीजें चल रही थी, उसको भी बर्बाद करने का, डिसमेंटल करने का काम अंग्रेजों ने करा। अब बात आई इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, तो देखो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए वहां का एजुकेशन सिस्टम बच्चा जी बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर किसी देश का एजुकेशन सिस्टम ही खराब होगा तो देश क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा भाई। अब बारी आई इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, तो देखो इंडिया के अंदर क्या था, भारत के अंदर हम देखते थे कि पाठशाला, मदरसा, विहार, इस तरीके से अलग अलग तरीके से लोगों को टीचिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाती थी, कल्चरल स्किल्स भी सिखाई जाती थी। सिर्फ जो पढ़ाई होती थी वो किताबी ज्ञान नहीं होता था बच्चा, वो पढ़ाई के अंदर हम क्या देखते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ लोगों को और स्किल्स भी सिखाई जा रही हैं, लोगों को बाकी बातें भी बताई जा रही हैं, लोगों को ट्रेन करा जा रहा है कि यार सिर्फ किताब पढ़ने से तेरा काम नहीं बनेगा, तुझे जो है बाकी चीजें भी आनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती थी लोगों को। अब यहां क्या हो रहा है, यहां अंग्रेज आ गए। इंडिया 50 अंग्रेजों की रिपोर्ट बताती है कि भारत के अंदर 19th सेंचुरी में 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख विलेज स्कूल्स, पाठशाला वगैरह थी, जहां पर बंगाल बिहार के अंदर अकेले सिर्फ बंगाल बिहार के इलाकों में 1.5 लाख तक विलेज पाठशाला थी, जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, मैथ्स के बारे में बताया जाता था। और इंडिया का जो ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम था वो लोगों की जरूरतों के हिसाब से था। कैसे कि भैया मान करके चलो कि अब खेतों के अंदर काम करने का समय है, कि खेतों के अंदर फसल लगाने का समय है, तो बच्चों को उन दिनों स्कूल नहीं बुलाया जाता था कि नहीं भाई अभी तुम जाओ जाकर के अपने पेरेंट्स की मदद करो, खेती के अंदर हाथ बटाओ उनका, और जब वो काम हो जाता था फिर आओ आकर के पढ़ो। तो इस तरीके से ऐसा सिस्टम बनाया गया था, बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम था कि बच्चों को पढ़ाई भी दी जा रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जा रही है, एकदम आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। अंग्रेज आए, जिसमें थॉमस मैकॉलॉय हमें देखने को मिलता है। इस थॉमस मैकॉलॉय ने 1835 में क्या करा, इसने जो है इंडियन एजुकेशन को बदलने का काम यहां पर करा। इसने कहा कि भैया देखो ऐसा है, ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है दिस इज रबिश, दिस इज गार्बेज, वी वॉन्ट इंडियंस टू लर्न अबाउट द यूरोपियन नॉलेज, लर्न अबाउट द यूरोपियन कल्चर। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि ऐसे इंडियंस बनाए जाए जो इंडियंस ब्लड से तो अंग्रेज हों, कलर से तो सॉरी ब्लड से और कलर से तो भारतीय हो, बट नेचर से, टेस्ट से, ओपिनियन से अंग्रेज हो। समझ रहे हो? मैकॉलॉय की पॉलिसी क्या कहती थी? मैकॉलॉय चाहता था कि भारत के अंदर भारत के लोगों को हम ऐसा कर दे कि देखने में, बोलने में, समझने में बाय ब्लड तो वो इंडियन लगे, बट असल में क्या होने चाहिए, असल में उनका दिमाग, उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, अंग्रेजों जैसी होनी चाहिए। ब्राउन इंग्लिशमैन की इन्होंने बात करी कि भैया हमें ये इंडियन का जो कल्चर है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इसको खत्म करना है और ब्राउन इंग्लिशमैन बनाने हैं। एंड अफसोस की बात है कि आजादी के इतने साल बाद भी हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं उसी तरीके से काम करता है। आज भी हम क्या है, अपनी भाषा बोलने से हमें डर लगता है। अंग्रेजी अगर कोई हमारे सामने आकर के अच्छी बोल दे तो हम कहते हैं ओह ये तो बहुत पढ़ा लिखा है। वहीं कोई अच्छी हिंदी बोले, संस्कृत बोले, हम कहेंगे नो 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 ही इज स्पीकिंग हिंदी, सी चेक हिम, व्हाट इज दिस, बेकार चीज है भाई बिल्कुल। हमें अपने कल्चर के अंदर, अपने पास्ट के अंदर, अपनी हिस्ट्री के अंदर प्राइड महसूस करना चाहिए। और अंग्रेजों ने मतलब 200 साल तक लोगों के दिमाग में वो फीड, 200 साल भी क्यों यार, 1835 में ये शुरू हुआ, 1947 तक ये चला, ये 100-120 साल के अंदर लोगों के दिमाग में इतना फीड करा कि आज भी हमें लगता है कि यार अंग्रेज इज अंग्रेज। आज भी अगर हम देखें तो हम लोगों को कैसे परखते हैं, अगर हमें कोई फेयर स्किन वाला मिल जाता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन वाला मिल जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि अरे यार देखो कितना स्मार्ट लग रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है। बट हम भूल जाते हैं कि हमारे भगवान श्री राम हुए, हमारे भगवान श्री कृष्ण हुए, उन सब का कॉम्प्लेक्शन ब्राउन था। क्यों? वाई वी स्टिल फैंटेसाइज अबाउट द वाइट
या फेयर कॉम्प्लेक्शन, क्यों हमें गोरे लोग अच्छे लगते हैं, क्यों हम कहते हैं कि वाह 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 देखो ये, क्यों? बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट जो अंग्रेजों ने पैदा करा, जो अंग्रेजों ने लोगों के दिमाग में चीजें भरी, उस वजह से। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या देखते हैं हम कि लोगों को, हमारे इंडियन कल्चर को बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए सारी चीजें यहां पर करी गई। तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो था, उसने इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेटेड क्लर्क्स बनाए, जो क्या करें, जो अंग्रेजों के लिए पढ़ाई करें, अंग्रेजों को सर्व करने के लिए पढ़ाई करें। ऐसा बताया गया कि भैया इंग्लिश जो है वही एक इकलौती भाषा है जो तुम्हें पढ़ाना है। अगर तुम समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सिर्फ अंग्रेजी भाषा ही तुम्हारा उद्धार कर सकती है। और ये मैकॉलॉय की पॉलिसी का डोमिनेटेड फीचर हमें यहां पर देखने को मिलता है। और इस पॉलिसी ने भारत के कल्चर को, भारत की एजुकेशन को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। आज भी हम यही सोचते हैं। ये तो शुक्र है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि जब वो किसी देश में जाते हैं तो अपनी भाषा में बात करते हैं। क्या, एक बात मुझे बताओ, जब पुतिन इंडिया आता है या पुतिन कहीं पर जाते हैं तो क्या वो इंग्लिश में बात करते हैं? नो, ही स्पीक्स इन रशियन। क्या इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहीं जाती हैं तो वो क्या इंग्लिश में बात करती है? नो, शी स्पीक्स इन इटालियन। अगर फ्रांस के प्रेसिडेंट कहीं जाते हैं तो वो क्या इंग्लिश में बात करते हैं? नो, ही स्पीक्स इन फ्रेंच। बट हम क्या है, हम इंडियन होने के बावजूद भी हम अंग्रेजी में जाकर हर जगह बात करते थे। ठीक है, अंग्रेजी सबके लिए समझने में आसान है, बट वी आर समहाउ अंडरमाइनिंग आवर कल्चर। तो जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हर जगह जाकर के हिंदी भाषा में बात करनी शुरू करी कि अगर ट्रंप को मेरे से बात करनी है तो उसे बंदा बिठाना पड़ेगा समझने के लिए। मैं तो हिंदी में बात करूंगा भाई, बात है साफ। और बहुत अच्छी बात है यार, अपनी भाषा के अंदर, अपने कल्चर के अंदर हमें गर्व महसूस करना चाहिए, प्राइड महसूस करना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि कल को मान लीजिए कोई और प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे देश के, मोदी जी के बाद अगर मान लो वो साउथ इंडिया से कहीं से बन जाते हैं या भारत की किसी भी हिस्से से बनते हैं, तो अपनी भाषा में जाकर के बोले। जितना मुझे प्राउड फील हिंदी भाषा सुनने पर होगा, उतना ही प्राउड फील मुझे मराठी, बंगाली या तमिल तेलुगु सुनने पर होगा इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर। बिकॉज ऑल आर माई लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस, भारत की भाषाएं हैं वो, भारत की संस्कृति है, भारत का कल्चर है वो, जिसे अंग्रेजों ने बर्बाद करा। और इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस कल्चर को दोबारा से आगे लेकर के जाएं। तो कुल मिलाकर के बच्चा जी, हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर ब्राउन इंग्लिश मैन बनाने का काम यहां पर करा। और ये एक सैड रियलिटी है जो आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट हमें होती हुई भारत के अंदर देखने को मिलती है। अब देखो, ये तो हो गया पूरा का पूरा गवर्नेंस, एजुकेशन, इन चीजों के बारे में। अब बात आती है भारत के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के कि कैसे इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदला गया अंग्रेजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा? ब्रिटिशर्स ने इंडिया की जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, यानी कि भारत के अंदर लोग जो अपने हिसाब से, अपने तरीके से काम कर रहे थे, इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर दिया? इस पूरे के पूरे सिस्टम को रॉ मटेरियल सप्लायर के अंदर बदल दिया। यानी कि अब क्या होने लगा? अब भारत के अंदर जो भी एग्रीकल्चर होता था वो अंग्रेजों के हिसाब से होता था कि भैया हाँ, अंग्रेजों को जो है भैया कॉटन चाहिए, कपड़ा बनाना है, भैया अंग्रेजों को जो है चाय पीनी है क्योंकि उन्हें ठंड लगती है। हम काहे चाय बना करके देंगे भाई? हम तो दूध पीने वाले लोग हैं, छाछ मट्ठा पीने वाले लोग हैं। हमें चाय की लत डलवा दी कि भैया चाय पियो। अब आप क्या है, सुबह शाम चाय चाहिए तुम्हें, पीते हो या नहीं पीते चाय? तो ये चाय अंग्रेजों से पहले भारत में नहीं आती थी। चाय हो गई, कॉफी हो गई, ये सारी चीजें जो ब्रिटिशर्स को चाहिए होती थी, ब्रिटिश मार्केट के अंदर चाहिए होती थी, वो इंडिया के अंदर लगाई गई। इंडिया के लोगों ने उस एग्रीकल्चर पर ध्यान देना शुरू करा। पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता था? पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होता था कि भारत के लोगों के लिए, भारत के कल्चर के लिए, भारत की जनता के लिए हम खेती करेंगे। अब क्या होने लगा कि नहीं भैया, जो अंग्रेजों को चाहिए हम वो करेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा सिस्टम भारत के अंदर बनाया। अब भारत के अंदर रेलवे नेटवर्क बना दिया। कई मूर्ख हमारे भारतीय बड़े खुश होते हैं कि सी, अगर अंग्रेज ना होते तो इंडिया में रेलवेज कभी ना आती। क्यों भाई, क्यों ना आती रेलवे? क्या अंग्रेजों से पहले भारत में कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं? रेलवेज क्यों लाए? ये रेलवेज इसलिए लाए कि भैया भारत के अंदर दूर दराज के इलाकों से, मान करके चलो कि अगर भारत के अंदर अंग्रेजों को क्या होता था, अंग्रेज भारत के जो सी पोर्ट्स होते थे, यानी कि कॉलोनियल, जो हमारी कोस्टल सिटीज होती थी, जैसे मुंबई हो गया, कोच्चि हो गया, जो समुद्र के पास के इलाके होते थे, वहां से सामान को यूरोप लेकर के जाते थे, ब्रिटेन लेकर के जाते थे बाय शिप्स, वाटरवेज के थ्रू। अब सोचो, किसी ने यूपी के अंदर, यूपी के मेरठ में किसी ने क्या करा भैया? गन्ना लगाया। अब अंग्रेजों को वो जो गन्ना है वो कहां लेकर के जाना है? ब्रिटेन लेकर के जाना है। तो उस गन्ने को पहले
कहां से? यूपी से मुंबई भी तो लाना पड़ेगा, और वो कैसे लाया जाएगा? ट्रेन के थ्रू लाया जाएगा। तो रेलवेज का डेवलपमेंट क्यों करा गया? रेलवेज का डेवलपमेंट इसलिए करा गया ताकि अंग्रेजों को इससे फायदा हो, ताकि अंग्रेज आसानी से जो पोर्ट्स होते थे, जो सी पोर्ट्स होते थे, वहां तक सामान को ला पाए, ताकि कभी मान लो भारत के अंदर कोई युद्ध वगैरह होता है, कहीं पर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इन ट्रेन्स के थ्रू अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से भेज सके। भारत के विकास के लिए काम नहीं करा रेलवेज का। भारत के और भारत के लोगों के लिए तो ट्रेन में जगह भी नहीं होती थी बैठने की। बट ये रेलवेज किसके पैसे से बनाए गए? भारत और भारत के लोगों के पैसे से बनाए गए। किसको फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए? अंग्रेजों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए। इंडियन टैक्स रेवेन्यू से ही पूरा रेलवे नेटवर्क, टेलीग्राफ, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री बेसेस, अंग्रेजों का जो लेविश लाइफस्टाइल होता था, अंग्रेज बैठे होते थे। अब क्या था? ब्रिटेन से आए थे, ब्रिटेन में वेदर ठंडा होता था, ये बैठते थे भैया क्या कहते हैं, बिहार के ऑफिस में, कहते थे ओह सो मच हॉट इज हेयर, इट इज वेरी सनी आउट देयर। कहा कि भैया एसी लगाओ। अब एसी कहां से आ रहा है उस टाइम पर? इंडिया के पैसे से आ रहा है। बैठे हैं गोरे जनाब अपना टेबल के ऊपर पैर रख के मस्त मौज लेते हुए। तो ये सारी चीजें बच्चा हमें देखने को मिली कि इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को लूटा गया। किसके डेवलपमेंट के लिए? अंग्रेजों के डेवलपमेंट के लिए। ये सारी चीजें हमें यहां पर होती हुई विद द टाइम देखने को मिली बच्चा जी। ठीक है, क्लियर है? क्या यहां तक किसी का कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है, चीजें क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक करते जाना। साथ साथ ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी एक लिंक गिवन है वेबसाइट का। ये नोट्स आपको उस वेबसाइट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं मोशन फाउंडेशन नोट्स की जो वेबसाइट है वहां से। साथ ही साथ तुम्हारे जो डाउट्स होते हैं, जैसे तुम लोग मुझे कभी कभी कुछ बच्चे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर देते हैं मेरे को पर्सनली, वो भी आप कर सकते हो। मैं हमेशा रिप्लाई करता हूं, हर बच्चों को रिप्लाई करता हूं। हो सकता है कि रिप्लाई आने में थोड़ा सा समय लगे क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं बच्चों के, बट हाँ आप लोग मुझे कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो आप, दी गौतम लखानी, THEGAUTAMLAKHANI, दी गौतम लखानी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप उस पर जाइए, मुझे फॉलो करिए, अपने डाउट्स भेजिए, ऑलवेज वेलकम। ठीक है, आपके गौतम भैया हमेशा आपके लिए खड़े हैं बच्चा। अब देखिए क्या है गाइस, अब आप सोच रहे होगे कि भैया इंडिया में इतना कुछ हो रहा था, भारत में इतना कुछ हो रहा था, तो क्या किसी ने अंग्रेजों को रोकने की कोशिश नहीं करी? क्या किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? तो उठाई। अब हम उसी अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसने अंग्रेजों को, अंग्रेजों की अथॉरिटी को चैलेंज करने का काम करा। अब हम उसी के बारे में यहां पर बच्चा जी डिस्कशन भी करेंगे। अब देखिए गाइस, अंग्रेज भारत के अंदर इतना कुछ गलत कर रहे थे, इतनी सारी पॉलिसीज जो उनकी थी वो भारत और भारत के लोगों के अगेंस्ट हमें देखने को मिलती हैं। अब इन पॉलिसीज के खिलाफ ऐसा नहीं कि भारत में लोग शांति रहे, लोगों ने इनके खिलाफ आवाज भी उठाई। जिसमें सबसे पहले हम यहां पर क्या देखते हैं कि माना जाता था, अंग्रेजों के हिसाब से ऐसा था कि भैया कभी भी जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अगेंस्ट इंडियंस आवाज उठाएंगे नहीं। माना जाता था कि इंडियंस जो हैं वो एक तरीके से ब्रिटिश क्राउन के का वो हीरा है जो कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि शुरुआत से ही ब्रिटिशर्स का यही मानना था कि भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इस हिसाब से अंग्रेजों ने भारत और भारत के लोगों को बांटा हुआ था। हम देखते हैं कि जब भारतीयों की बात आती है, ब्रिटिशर्स की बात आती है, तो काफी सारे एरियाज ऐसे थे जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर थे, और कई एरियाज ऐसे थे जहां पर अंग्रेजों ने सब्सिडरी अलायंस वगैरह जैसी पॉलिसीज के थ्रू एरियाज को अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। अब देखिए, जब हम यहां पर बात करते हैं सबसे पहले रिवोल्ट की, वो हमें सन्यासी फकीर रेबेलियन जो है बच्चा जी यहां पर होता हुआ देखने को मिला अंग्रेजों के खिलाफ। हम देखते हैं कि बंगाल के अंदर आफ्टर द 1770 फेमाइन, जो 1770 का फेमाइन आया, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो भी पॉलिसीज बनाई वो पॉलिसीज काफी ज्यादा खराब हमें देखने को मिली, जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस भी करा। तो हम देखते हैं कि हमारे जो सन्यासी लोग थे, यानी कि जो हिंदू हमारे संत महात्मा लोग थे, सन्यासी लोग थे, वो हो गए। मुस्लिम कम्युनिटी के काफी सारे फकीर हो गए जो एक जगह से दूसरी जगह पर फ्रीली ट्रैवल वगैरह करते थे, धार्मिक यात्राएं करते थे, चैरिटी के लिए लोगों को प्रेरित करते थे, मोटिवेट करते थे। अंग्रेजों ने उनको कहीं ना कहीं क्या करा, रोकने की कोशिश करी। अंग्रेजों ने उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करी। अंग्रेजों ने उनको क्या कह दिया, बैंडिट्स कह दिया कि भैया ये सन्यासी वगैरह जो है कौन है, ये तो डाकू हैं। और कई बार
कई महान सन्यासियों को, फकीरों को पकड़ के अंग्रेजों ने मारा, उनको एक तरीके से एग्जीक्यूट करा। हम देखते हैं कि यहां पर सन्यासी और फकीरों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। काफी सारे लेवल पर हमें यह सन्यासी रिवोल्ट होता हुआ देखने को मिला। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहां मिलती है? हमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की नोवेल आनंद मठ के अंदर मिलती है, जो कि उन्होंने कब लिखी थी भैया? जो कि उन्होंने लिखी थी 1882 के अंदर। और इसी आनंद मठ के अंदर हम देखते हैं कि वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, उसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। और आप सब जानते हैं कि 150 साल वंदे मातरम के पूरे हुए हैं। अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने उसको सेलिब्रेट भी करा। तो कुल मिलाकर के आनंद मठ के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की नोवेल के अंदर हमें सन्यासी रिवोल्ट के बारे में, सन्यासी रेबेलियन के बारे में पता लगता है, जहां पर हमारे देश के साधु महात्माओं ने, संतों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। आगे चल करके बच्चा जी हम लोग देखते हैं कि ट्राइबल एरियाज के अंदर भी काफी ज्यादा लोगों ने आवाज उठाई। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा था? अंग्रेजों ने भारत के जो जंगल थे, भारत के जो हिली एरियाज थे, जहां पर बहुत बेहतर फॉरेस्ट थे, उन फॉरेस्ट के अंदर जाकर के अपना कब्जा कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। और वहां के जो रहने वाले ट्राइबल्स थे, उन ट्राइबल्स के ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस लगा दिए थे, ताकि वो लोग फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक्सप्लोर ना कर पाए, अपने इस्तेमाल के लिए जंगलों का इस्तेमाल ना कर पाए। तो हम यहां पर क्या देखते हैं बच्चा? हम यहां पर ये देखते हैं कि एक तरफ तो अंग्रेजों ने भारत के ट्राइबल लोगों को मना करा कि आप भारत के जंगलों में नहीं जा सकते, आप जाकर के लकड़ी इकट्ठा नहीं कर सकते, जो उनका काम था उन्हें वो करने से मना करा। दूसरी तरफ जबरदस्ती क्रिश्चियन मिशनरीज को बोला गया कि भैया भारत के अंदर जो ट्राइबल लोग हैं, इन्हें क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करो। तो एक तरीके से तो अंग्रेज इनको इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचा रहे थे, और दूसरा इनके कल्चर को भी नुकसान पहुंचा रहे थे कन्वर्ट करके। साथ ही साथ जिन ट्राइबल्स ने इनके खिलाफ आवाज उठाई, अंग्रेजों ने क्या करा? अंग्रेजों ने एक इंडियन क्रिमिनल ट्राइब एक्ट यहां पर बना दिया। भारत के कई ट्राइबल लोगों को, भारत के कई ऐसे हमारे जो ट्राइब्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे, ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया। और कहीं ना कहीं काफी सारे लोगों को जेल में डाला गया। और हम देखते हैं कि इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के खिलाफ या फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ भारत के अंदर काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने आवाज भी उठाई, जिसमें 1831, 1832 के अंदर हमें कोल अपराइजिंग देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि छोटा नागपुर यानी कि जो झारखंड वाला रीजन है, वहां पर जो कोल ट्राइब्स थे, जिसके अंदर स्पेशली मुंडा ट्राइब हो गए, इनके लीडर हुए बिरसा मुंडा, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, अंग्रेजों को यहां पर चैलेंज करा। बट अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजों ने इन सब ट्राइबल रेबेलियंस को जो है दबाने का काम करा, फोर्सफुली यहां पर जो इनके लीडर्स थे उनको एग्जीक्यूट करने का काम करा, मारने का काम करा बचा। इसी तरीके से कोल अपराइजिंग के अलावा हम संथाल रेबेलियन या संथाल अपराइजिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, जो 1855-56 के अंदर झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल वाले रीजन्स के अंदर हमें होता हुआ देखने को मिला। हम यहां पर देखते हैं कि संथाल ट्राइब से दो ब्रदर्स हुए, सिद्धू और कानू, है ना, सिद्धू और कानू मुर्मू। आपको ये मुर्मू से याद आ रहा होगा, हमारी देश की जो फिलहाल प्रेसिडेंट है मैडम द्रौपदी मुर्मू, she comes from the same Santhal tribe only and she is the first tribal president of India, है ना। वो हम क्या देखते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आने वाली पहली प्रेसिडेंट हैं जो भारत की प्रेसिडेंट बनी, और संथाल ट्राइब से वो बिलोंग करती हैं। उनका अगर आप उनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे बच्चा, तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने भी अपने जीवन में कितने संघर्ष करे, तभी वो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। तो हम देखते हैं कि सांथाल्स ने भी यहां पर आवाज उठाई, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, फाइट वगैरह करी। बट हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों को यहां पर मारा गया, सिद्धू कानू को अरेस्ट कर लिया गया, बहुत सारी चीजें हमें यहां पर होती हुई देखने को मिली। अंग्रेजों ने पूरी तरीके से जो सांथाल्स के गांव थे उनमें आग लगा दी। तो कुल मिलाकर के हम क्या देखते हैं कि फोर्सफुल यहां पर जो है कोशिश करी गई इनको रोकने की। अलग अलग एरियाज के अंदर जो हमारे किसान थे उन्होंने भी आवाज उठाई, अंग्रेजों के जो अनफेयर ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम था उसके खिलाफ, मनी लेंडर्स के खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ यहां पर आवाज उठाई गई, जिसमें हमें 1859, 1862 के अंदर बच्चा जी इंडिगो रिवोल्ट देखने को मिलता है। इंडिगो रिवोल्ट यहां पर क्यों हुआ कि अंग्रेजों ने भारत के किसानों को कहा कि भैया आप इंडिगो क्रॉप को ग्रो करो, आप इंडिगो की फसल लगाओ। अब इंडिगो का मतलब क्या है? नील की खेती। क्या आप लोगों ने घर में देखा है मम्मा जो है नील का इस्तेमाल करती हैं, खास तौर पर व्हाइट कपड़ों के अंदर?
तो ये जो नील था बच्चा एक तरीके से डाई था, केमिकल था। ये क्या करता था, ये किसानों की जो लैंड होती थी उसको खराब कर देता था, बिकॉज केमिकल लगाने से लैंड ऑटोमेटिकली खराब होगी। किसान चाहते थे कि हम कोई फूड क्रॉप लगाएं, हम भैया राइस लगाएं, व्हीट लगाएं, जिससे हमारा फायदा हो। बट अंग्रेजों ने क्या कहा कि आप इंडिगो लगाओ। जबरदस्ती यहां पर किसानों से इंडिगो लगाया गया, उन्हें प्रॉपर पेमेंट नहीं करा जाता था, उन्हें कर्जों में डाल दिया जाता था, उनको टॉर्चर करा जाता था, कोई किसान अगर आवाज उठाता था उसे जेल में डाला जाता था। तो इस इंडिगो के प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ भी हमें 1859 1862 में रिवोल्ट होता हुआ देखने को मिला। और आगे चलकर के आप पढ़ोगे कि कैसे इस इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ चंपारण के अंदर महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह भी करा। तो ये सारी चैलेंजेस, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चा जी हमें होती हुई देखने को मिली। हम देखते हैं कि जो अपराइजिंग्स यहां पर हुई, उन्होंने प्लांटर्स को टारगेट वगैरह करा, पीजेंट्स के ऊपर अटैक वगैरह करे। यहां पर काफी सारे एजुकेटेड बंगालीज का सपोर्ट भी हमें यहां पर देखने को मिला। बट अनफॉर्चुनेटली हम क्या देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि इस रेबेलियन को दबा दिया गया। अब एक ऐसा रेबेलियन, एक ऐसा आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हुआ जिसने अंग्रेजों को पूरी तरीके से हिला करके रख दिया, वो था द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसके बारे में अब हम यहां पर बात करेंगे। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की, अंग्रेज अपनी शान को दिखाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इसको सिपाही म्यूटिनी कह देते हैं अंग्रेज हिस्टोरियंस की भैया ये तो सिर्फ कुछ सिपाहियों का विद्रोह था। बट नहीं, ये रिबेलियन, ये विद्रोह एक ऐसा रिवोल्ट था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला करके रख दिया। अंग्रेजों को यह लगा था कि बस भैया भारत हमारे हाथ से गया ही। यह बात सच है कि शुरुआत जो है सिपाही से ही हुई थी, बट आगे चल करके हम, सिपाही का मतलब क्या है, जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वो यहां पर तो सिपाहियों से ही हुई थी। क्योंकि था क्या, आप समझो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो ज्यादातर सिपाही थे वो कौन थे, वो ऐसे लोग थे जो गांव से आते थे, जिनके परिवार खेती करते थे। तो अंग्रेजों की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी उससे किसान बड़ा परेशान था, उसे सिपाही बड़ा परेशान था कि यार मैं तो यहां पर अंग्रेजों की फौज में नौकरी कर रहा हूं, वहां पर अंग्रेज मेरे दादा को, मेरे पापा को, मेरे भाई को, मेरी मम्मी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं रेवेन्यू के लिए, वो परेशान है। तो यहां पर हमारा सिपाही वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान था। आगे चल करके हम क्या देखते हैं कि वेल्लोर के अंदर भी सिपाहियों ने 1806 में तमिलनाडु में आवाज उठाई थी। क्यों? यहां पर अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज एक ऐसा कानून लेकर के आते हैं जो कहता है कि जो हिंदूज हैं वो तिलक नहीं लगा सकते और जो मुस्लिम्स हैं वो बियर्ड नहीं रख सकते। मतलब ये ऐसा कानून था जो यूनिफॉर्म एक्ट के थ्रू लाया गया था कि भैया कोई भी अगर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में आएगा, कोई भी अगर ब्रिटिशर्स की आर्मी को ज्वाइन करेगा तो उसको तिलक नहीं लगाना होगा, उसको दाढ़ी नहीं रखनी होगी। तो हिंदूज और मुस्लिम्स को ये अपने रिलीजन के खिलाफ, अपने फेथ के खिलाफ लगा। तो तमिलनाडु में इसके खिलाफ वेल्लोर में आवाज उठाई गई। बट यहां पर अंग्रेजों ने इस म्यूटिनी को पूरी तरीके से दबा दिया। काफी सारे जो यहां पर सिपाही थे जिन्होंने वेल्लोर फोर्ट के ऊपर कब्जा करा था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, मार दिया गया। कई 100 सिपाहियों को यहां पर मारा गया। बट आगे चल करके क्या होता है कि अंग्रेज 1857 में क्या करते हैं, नई तरीके की गन लेकर के आते हैं, राइफल लेकर के आते हैं। और माना जाता था कि उन राइफल्स के अंदर जो कार्टेजेस डलती थी, यानी कि जो गोलियों का इस्तेमाल होता था बच्चा, वो गोलियां कैसी थी, वो गोलियां जो थी, जो कार्टेजेस थी, वो बनी हुई थी काऊ और पिग के फैट से। यानी कि पहले जो राइफल्स चलती थी उसमें क्या होता था बच्चा जी, कार्टेजेस आते थे, कार्टेजेस के अंदर बारूद होता था, ठीक है, बुलेट होती थी, उसको सिपाहियों को अपने मुंह से ऐसे छिलना होता था, कार्टेज को जो है बंदूक के अंदर डालना होता था और फिर फायर करना होता था। यानी कि मुंह से काट करके, मुंह से छील करके करना होता था। तो माना गया कि जो कार्टेज है उसका जो ऊपर का टॉप है वो काऊ के फैट से और पिग के फैट से बना है। और आप सब लोग जानते हो कि हिंदूज के लिए काऊ माता है ना, और अगर काऊ फैट को कोई हिंदू खाएगा तो भैया उसका धर्म भ्रष्ट होगा, उसके धर्म के लिए गलत चीज है। इसी तरीके से पिग का फैट जो है वो इस्लाम में मुस्लिम्स के लिए गलत है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पर ये देखते हैं कि जैसे ही ये रूमर्स फैली तो जो भी हिंदूज और मुस्लिम्स थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। हम देखते हैं कि पहली बार वेस्ट बंगाल के बारकपुर के अंदर जो मंगल पांडे थे उन्होंने इसके खिलाफ यहां पर आवाज उठाई। ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ उन्होंने एक तरीके से अटैक करा, बट मंगल पांडे को यहां पर अरेस्ट कर लिया गया और उनको यहां पर फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिपाहियों ने आवाज उठाई, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया। 10 मार्च के आसपास की बात हमें यह देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि काफी सारे सिपाही
मेरठ से दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं और दिल्ली में जो उस टाइम पर मुगल बादशाह हुआ करता था, जो अंग्रेजों की ही पेंशन पर चल रहा था, बहादुर शाह जफर, उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई देख, तू ऐसे ही कुछ नहीं कर रहा, तू हमारा लीडर ही बन जा, तुझे कम से कम इतिहास इसी मामले में याद कर लेगा। तो बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाते हैं और देखते हैं कि ये जो रिवोल्ट था, ये धीरे धीरे देखते देखते बाकी के जो राजा महाराजा प्रिंसली स्टेट्स थे, जो अंग्रेजों से परेशान थे, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम देखते हैं बच्चा जी, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इन सब एरियाज के अंदर रिवोल्ट धीरे धीरे फैलने लगता है, क्योंकि इन सब की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी। जैसे कानपुर की बात करें तो नाना साहेब की यहां पर प्रॉब्लम थी कि भैया नाना साहेब को मराठास के सक्सेसर के तौर पर नहीं माना जा रहा था। तो नाना साहेब यहां पर आवाज उठाते हैं, नाना साहेब यहां पर रेबल करते हैं, बट आगे चल करके हम देखते हैं कि उनको भी एक तरीके से यहां पर उनके विद्रोह को दबा दिया जाता है। देन सिमिलरली हम यहां पर बात करते हैं ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर्स ने 1857 में दिल्ली को दोबारा से अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। हम देखते हैं कि कानपुर वाले हिस्से के अंदर भी बहुत बड़े लेवल पर लोगों को मारा गया। जिन लोगों ने नाना साहेब और उनके लोगों की मदद करी थी, उनको चौराहों के ऊपर ला करके मारा गया, डराने की लोगों को कोशिश करी गई और काउंटलेस डेथ्स हमें यहां पर होती हुई देखने को मिली। यानी कि इस रिवोल्ट के अंदर अंग्रेजों ने पूरी तरीके से कत्लेआम यहां पर करा, आम जनता को डराने के लिए। हम देखते हैं कि काफी सारे हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल इसलिए हो गया, इंडियंस इस रिवोल्ट के अंदर सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि यहां पर कोई यूनिटी नहीं थी। यहां पर सब अपने अपने हिसाब से चल रहे थे। झांसी के अंदर रानी झांसी लक्ष्मीबाई अपने आप लड़ रही थी, अवध के अंदर बेगम हजरत महल अपनी तरीके से लड़ रही थी, कानपुर में नाना साहेब अपनी तरीके से लड़ रहे थे, बिहार के अंदर कुंवर सिंह अपनी तरीके से लड़ रहे, हर बंदा अपने अपने तरीके से लड़ रहा था, कोई यूनिफाइड स्ट्रेटेजी नहीं थी। और अंग्रेजों के पास जो है ऑब्वियसली काफी ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट्स वगैरह भी थे। और हम देखते हैं कि जैसे ही ये रिवोल्ट खत्म होता है, उसके बाद अंग्रेजों को यह चीज समझ आ गई, ब्रिटिश क्राउन को यह चीज समझ आ गई कि भैया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बस का नहीं है। तो 1857 के बाद जैसे रिवोल्ट खत्म हुआ, 1858 में हम क्या देखते हैं बच्चा, 1858 के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि अंग्रेज जो है, ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट है, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को छीन लेता है। और अब 1858 में भारत डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। यानी कि अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में मिनिस्टर होगा जो भारत को डील करेगा, भारत के मामलों को डील करेगा। पहले क्या था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही थी, जो व्यापार करने आई थी। बट अब जब यहां पर 1857 का रिवोल्ट हुआ तो अंग्रेज कहने लगे कि भैया ये कंपनी तो पागल है, अभी हमारे हाथ से सोना की चिड़िया चली जाती, अभी हम बर्बाद हो जाते पूरी तरीके से। तो ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटेन का राजा महाराजा था, वो समझता है कि हाँ भाई अब हमें चीजें अपने हाथ में लेनी है। तो 1858 में ये सारी चीजें होती हैं, इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज करा जाता है, यहां पर अंग्रेजों का नंबर बढ़ाया जाता है, इंडियंस का नंबर कम करा जाता है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो लोग अंग्रेजों के सपोर्ट में थे उनको ज्यादा आर्मी के अंदर डाला जाता है। ये सारी चीजें हमें होती हुई देखने को मिलती हैं। बट इस 1857 रिवोल्ट की दो मेन नायिका या दो मेन हीरोइंस हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले है रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की जब हम बात करते हैं तो अपने किंगडम झांसी को बचाने के लिए उन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी। और आप सबने सुना भी होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मर्दानी का टाइटल इनको दिया गया। हम देखते हैं कि जब आगे चल करके ग्वालियर का फोर्ट यहां पर कैप्चर कर लिया गया तो 1858 18 जून को उनकी डेथ यहां पर हो जाती है। नाना साहब के जो मिलिट्री एडवाइजर थे तात्या टोपे, वो भी इनकी हेल्प करते हैं। बट रानी की डेथ के बाद तात्या टोपे निकल जाते हैं, बट उनको भी कोई ना कोई क्या है धोखा दे देता है अपना, और तात्या टोपे भी आगे चल करके अरेस्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि खुद ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कहा कि भैया जो रानी झांसी थी, लक्ष्मीबाई जो थी, वो ब्रेवेस्ट थी ऑल रेबल्स में। यानी कि जितने भी लोग 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करे थे उनमें सबसे ज्यादा शूरवीर बहादुर रानी झांसी ही थी, लक्ष्मीबाई ही थी। आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ, भी मैंने आपको पीछे बताया था कि रानी झांसी ने, लक्ष्मीबाई जी ने किस पॉलिसी के अगेंस्ट यहां पर आवाज उठाई थी, कमेंट्स के अंदर मुझे बताइए। देन उसके बाद हम बात करते हैं बेगम हजरत महल की, जो अवध से मूवमेंट को लीड कर रही थी बच्चा। हम देखते हैं कि बेगम हजरत महल जो है यहां पर 1857 के रिवोल्ट को अवध से लीड कर रही थी। हम देखते हैं कि यहां पर इनको अंग्रेजों ने बोला कि भैया आप सरेंडर कर दो, आपको दोबारा से हम जो है क्या कर देंगे, आराम से आपको चीजें दे देंगे। बट इन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया, ये नेपाल चली गई। और जब रिवोल्ट खत्म हुआ उसके बाद जब क्वीन विक्टोरिया ने
भारत के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी कि भैया हम आपको बहुत सम्मान से रखेंगे, ये रखेंगे, तो दूसरी तरफ बेगम हजरत महल ने भी लिखा कि भैया अंग्रेजों की बात पर विश्वास मत करना, ये बहुत गद्दार है। तो ये दो महिलाएं जो थी, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करा और इतिहास इन्हें हमेशा सम्मान की नजर से ही देखता है आज भी। अब देखिए, जब बात आती है अंग्रेजों की, तो कहा जाता है कि भैया अंग्रेजों ने, यूरोपियंस ने जो भारत में रूल करा उसकी क्या लेगेसी है। तो देखो, आपने पूरा चैप्टर मेरे साथ पढ़ा ही, आपने देखा ही कि किस तरीके से भारत को बर्बाद करने का काम करा गया। बट अंग्रेज क्या कहते हैं कि भैया हम तो भारत को सिविलाइज करने के लिए आए थे, हम तो भारत को डेवलप करने के लिए आए थे। ये वो लोग हैं जो भारत को डेवलप करेंगे जिनका खुद पास्ट जो है काला है। यानी कि अगर आप इंडिया की सिविलाइजेशन, भारत की सिविलाइजेशन को देखें तो हमारी सिविलाइजेशन अंग्रेजों से काफी ज्यादा रिच, काफी ज्यादा पुरानी है। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, सनातन कल्चर। और वहीं पर हम क्या देखते हैं कि यूरोपियंस ने आकर के क्या करा, भारत में लूटपाट करी, वायलेंस करा, भारत के लोगों को, भारत की जनता को उन्हीं के देश में आकर के लूटा, बर्बाद करा। वहीं कुछ अच्छे काम भी हुए भैया, जैसे कि हमारा जो इंडिया था, हमारा जो भारत था, वो पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन हो गया। बट इनको नुकसान भी हुआ, हमें लूटा भी गया। हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश के काफी सारे सर्वे करे, मैप करे, मैपिंग वगैरह करी, बट अपने फायदे के लिए चीजें करी। हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने काफी सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में स्टडी करी, हमारे ताजमहल के बारे में, बाकी चीजों के बारे में, बट लूटा भी बहुत। अगर आप ब्रिटेन के, इंग्लैंड के म्यूजियम में जाओगे जो लंदन में है, आपको वहां देखने को मिलेगा कि भारत से लूटी हुई सारी चीजें वहां पड़ी हैं। अभी 2 साल पहले की बात है, मेरा छोटा भाई लंदन, मतलब यूके पढ़ने गया हुआ था, तो वो लंदन के म्यूजियम में विजिट करता है। उसने वहां से मुझे वीडियो कॉल करी, फोटोज वगैरह भेजी, तो वहां पर जो हमारे महाराजा रंजीत सिंह है, उनका छोटा सिंहासन पड़ा हुआ है। महाराजा रंजीत सिंह जी जो अपनी पगड़ी के अंदर कलकी लगाते थे वो पड़ी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऑर्नामेंट्स पड़े हैं, तलवारें पड़ी हैं। तो मेरा भाई कहने लगा कि भाई ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंग्रेजों के चोर बाजार में आ गया। मैंने कहा भाई वो चोर बाजार ही है, क्योंकि भारत से लूट लूट के सारी चीजें वहां पर उन्होंने लेके गए वो, है ना। और आज बड़े शान से दिखाते हैं कि देखो हम ये भारत से लाए थे। बट कौन उन्हें बताए कि भैया ये लूट का सामान है ना, ये लूटा हुआ सामान है। और इतिहास उसके बारे में जानता है, भले ही तुम कुछ मर्जी कहो, ये चोरी डकैती का सामान है तुम्हारा जो तुमने रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर बच्चा जी देखने को मिलती हैं। हालांकि हम देखते हैं कि काफी सारे जो हमारे जो इंडियन टेक्स्ट थे, संस्कृत टेक्स्ट थे, जैसे कि हमारे वेद हो गए, पुराण हो गए, उनको इंग्लिश भाषा में, फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेट भी करा गया। बट उसके पीछे का मेन मकसद कहीं ना कहीं ये था कि देखा जाए कि हिंदुइज्म के अंदर, सनातन कल्चर के अंदर, भारत के कल्चर के अंदर क्या बातें हैं, और प्रूव करा जाए कि भैया नहीं, क्रिश्चियनिटी इससे बेटर है, सुपीरियर है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती हैं। हालांकि जो भारत से टेक्स्ट, भारत से जो हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस थे जो अंग्रेज अपने साथ लेकर के गए, इन चीजों ने अंग्रेजों की बहुत ज्यादा मदद भी करी खुद को और डेवलप करने में। क्योंकि बच्चा जी, जब हम भारत के कल्चर के, भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो भारत ऐसा देश है जिसने वर्ल्ड को सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया। भारत एक ऐसा देश है जहां पर आज से 1500 साल पहले ही आयुर्वेद के बारे में बात करी जाती थी। भारत एक ऐसा देश है जहां पर आज से 1500 साल पहले ही सर्जरी के बारे में बात करी जाती थी। तो इन सब चीजों को अंग्रेज, इन सब नॉलेज को अंग्रेज भारत से लूट के लेकर के गए और अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल भी करा। बट अनफॉर्चुनेटली आज भी हम लोग अपने कल्चर के अंदर, अपने देश के अंदर, अपनी भाषा के अंदर गर्व करने से डरते हैं, एंड विच आई फील दैट ये बहुत गलत चीज है। तो आप सब लोग कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इस आज का चैप्टर कैसा लगा। ये पूरा चैप्टर यहीं पर एंड करते हैं, दैट्स ऑल फॉर इट। और सब बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में हर एक बच्चा भारत माता की जय जरूर लिखना, बिकॉज भारत है तो हम हैं, और हम हैं तो ये देश है, और ये देश है तो बस मैं इमोशनल हो जाऊंगा आगे। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हर एक बच्चा वीडियो को लाइक जरूर करेगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट का लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के, वेबसाइट का लिंक भी गिवन है, पिंड कमेंट के अंदर भी पार्ट 1 का लिंक है, तो फटाफट से जाकर के उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए, आज के सेशन वहीं पर एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपके गौतम भैया यानी कि गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। अगर किसी का कोई भी डाउट आता है तो आप फ्रीली मुझे जो है इंस्टाग्राम के ऊपर भी रीच आउट कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन। मोशन है तो भरोसा है।